नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे सौगात से बनेगी बात। मजदूर दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। योगी ने उत्तर प्रदेश के 15 लाख श्रमिकों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सौगात दी है। साथ ही 1 करोड़ श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड देने की घोषणा भी की है। सीएम योगी ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह में 5 श्रमिकों को हेलमेट, बैग, टैबलेट देकर सम्मानित किया और सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कुछ लोग गरीबों का राशन हड़प लेते थे, अब प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जो भी गरीबों के हक में डकैती डालता था उसकी जगह अब हवालात में है। सीएम योगी ने मजदूरों को कोरोना की त्रासदी याद दिलाते हुए कहा कि उस समय विपक्षी नेता रजाई तानकर सो गए थे, कोई सामने नहीं आ रहा था। अगर कोई सामने आया तो वो डबल इंजन की सरकार थी। सीएम योगी ने कहा कि पहले श्रमिकों को काम के दाम नहीं मिलते थे, अब काम का दाम जो नहीं देगा उसका काम तमाम सरकार करेगी। सीएम योगी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 1947 से 2017 तक 14,000 उद्योग लग पाए। उसके बाद 2017 से अब तक कुल 32,000 उद्योग हो गए हैं, मतलब 18,000 नए उद्योग लगे हैं और 65 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनकर देश का ग्रोथ इंजन बना है। ये केवल भाषण से नहीं हुआ है, इसके लिए काम किए गए हैं। सीएम योगी के इन दावों के बीच आपको बता दें कि यूपी में श्रमिकों का पलायन एक गंभीर और निरंतर रहने वाली समस्या है। राज्य सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार असंगठित क्षेत्र के लगभग 2.48 लाख मजदूर, करीब 2.5 लाख मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। सबसे अधिक पलायन पूर्वांचल से होता है। पूर्वांचल में 149 विधानसभा सीटें हैं जो सत्ता के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल क्षेत्र की कुल 149 सीटों में से 87 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या योगी की सौगात पूर्वांचल में भाजपा को मजबूत करेगी? और तमाम घोषणाओं के बाद भी यूपी से श्रमिकों का पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करने वाले हैं। आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाती हूं और योगी जी का बयान सुनिए। गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री जी मजदूर दिवस पर मजदूरों की बात करते हैं, राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि महंगाई कितनी बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई 10 गुना। और क्या मजदूर की आय बढ़ी? इस सरकार ने सबसे ज्यादा यदि किसी का शोषण किया है तो मजदूर श्रमिक वर्ग का किया है। यदि कोई आज मजदूर दिवस पर मजदूरों के हितों में जो कल्याण योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बनाई थी उनको भी सरकार ने ठप कर दिया, बंद कर दिया। आज बातें करने के बजाय कोई घोषणा करते तो ज्यादा अच्छा होता। श्रमिक की बात करते हैं। अभी नोएडा में कितना बड़ा श्रमिक मूवमेंट हुआ। अगर 9 सालों में श्रमिकों का उत्थान हुआ होता, उनका विकास हुआ होता, तो नोएडा में इतना बड़ा श्रमिक आंदोलन ना हुआ होता। इसी तरह से हर वर्ग रोज इको गार्डन में धरना और प्रदर्शन होता है। इसका मतलब सरकार हर लेवल पे, हर स्तर पे नाकाम है उत्तर प्रदेश को संभालने में। देखिए, विपक्ष की सरकारों में भ्रष्टाचार डीएनए का हिस्सा होता था और उनके मंत्री, विधायक, उनके कार्यकर्ता उस भ्रष्टाचार के साझेदार हुआ करते थे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा था जिसमें खुला खेल भ्रष्टाचार का न चलता रहा हो। वहीं श्रमिकों के लिए एक से एक सुंदर योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ श्रमिक उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आह्वान श्रमेव जयते, जैसा नाम वैसा ही काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और श्रमिकों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार की योजनाएं उनको मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से गरीबों को राशन दिया गया। कोरोना के समय पर जो राशन वितरण हुआ था उसकी भी उन्होंने याद दिला दी और साथ ही साथ उन्होंने उद्योगों का भी जिक्र कर दिया। लेकिन इसी बीच सवाल यही उठता है कि कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो आज भी राज्य से पलायन करते हैं। खासतौर पर हम पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख मजदूर ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर हुए हैं। अगर पहले 18 थे और अब 32 हो गए हैं तो एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मूल समस्या है उसका हल क्यों नहीं हो पा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने बात की बीमा देने की,
आयुष्मान का योजना से जोड़ने की मजदूरों को, क्या इससे इन तमाम समस्याओं का हल निकलता है? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से करूंगी। प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, इंद्रसेन शास्त्री जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शैलेंद्र ध्रुव जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रमोद मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2017 के बाद 18 नए उद्योग लगे और उसके बाद अब आंकड़ा 32-35 तक पहुंच गया है, 32-35 हजार तक पहुंच गया है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आपने सौगातों की बात की, पूर्वांचल में अभी भी ये समस्या बरकरार है सर। 2.5 लाख का आंकड़ा दिया जा रहा है, जो अभी भी जो श्रमिक हैं वो पलायन करते हैं, अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होते हैं। तो फिर आपका ये जो इंश्योरेंस है, बीमा है, वो रोक पाएगा इन्हें, या फिर आपने जो अभी आयुष्मान कार्ड का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया, क्या वो इन्हें रोक पाएगा? जो मूल समस्या है उस पर काम करने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? नमस्ते पारुल जी। नमस्ते सर। बाकी के दोनों प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। पारुल जी, आवाज बहुत इको कर रही है, रिटर्न हो रही है। मैं चेक करवा रही हूँ सर, आप बोलना शुरू कीजिए, मैं चेक करवा रही हूँ, जरा प्लीज चेक कर लीजिए पीसीआर। जी देखिए, आपने कहा मूल समस्याएं श्रमिकों की समस्याएं क्या है? रोजगार होती है। क्या दृश्य था 2017 से पहले? कितने प्रोजेक्ट्स आते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे दूसरे अन्य क्षेत्रों में। यदि कार्य ही नहीं होंगे विकास के, तो मजदूर तो ऐसी ही जगहों पे जाएंगे जहां पर उनको कार्य मिलेगा, क्योंकि वो तो स्किल्ड हैं, वर्कर्स हैं, और उनको कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई इंजीनियर है और वो जाकर के बेंगलोर में इंजीनियरिंग करता है, तो वो पलायन नहीं कहा जाता है। वो रोजगार जहां पर जिसको उपलब्ध होता है वहां पर जाता है। सबके लिए वो पूरा देश की सारी सीमाएं खुली हुई। हाँ, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इस दिशा में ही तो निरंतर कार्य हो रहे हैं। और जब से केंद्र में हमारी सरकार है और जब से प्रदेश में हमारी सरकार है, उसी दिशा में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी एक प्रवक्ता सपा के बोल रहे थे कि साहब उनका प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। अब उनका आंकड़ा पता नहीं, उनको सुधारना पड़ेगा। 2017 से पहले जब 50,000 सिर्फ प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, जो अब 1,10,000 पहुंच गई, तो वो आंकड़े तो हम नहीं बनाते हैं ना, आंकड़े तो कुछ झूठ बोलते नहीं। और जहां तक बात है उनके वेतन की बढ़ोतरी की, तो वेतन भी इस बार आप देखें 1 अप्रैल से जो प्रभावी हुए, लगभग ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 रुपए प्रति माह का इम्पैक्ट बढ़ाया गया है। तो हर दिशा में आमूल चूल परिवर्तन हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल कितने हर शहर में लगभग खोलने का, उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि मजदूरों को सिर्फ धन ही नहीं, उनको बाकी रिसोर्सेज भी चाहिए, बाकी चीजों में भी उनकी हिस्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए, और उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आम व्यक्ति तक पहुंचती हैं। तो ईएसआई हॉस्पिटल्स हो, आरोग्य हो, निरोगी रहें, वो स्वस्थ रहें और वो कार्य भी करें, और कार्य के लिए समुचित वातावरण भी हमेशा बना रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मजदूरों को और मजदूरों को जो चाहिए होता था वो सारा कुछ उन लोगों के पास पहुंच जाता था, माफियाओं के पास, जिनका संरक्षण सरकार प्रायोजित करती थी। अब तो ऐसा नहीं है। अनुकूल वातावरण है, कार्य करने के लिए भी वातावरण है, उद्यमियों के लिए भी वातावरण है, और उन उद्यमों में कार्य करने वालों के लिए भी उपयुक्त वातावरण है। ठीक है सर। कम से कम उन लोगों के हाथ में नहीं कोई कब्जा हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अनाज, चीनी 18 रुपए में निर्यात किया जाए, आयात किया जाए, और 28 रुपए में उसका निर्यात कर लिया जाए। ये भाई 2013 से पहले के स्वर्ण काल की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस के बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, बताएंगे वो कि 2013 से पहले लाखों टन अनाज सरकारी गोदामों में सड़ जाया करते थे। आपने सुना है कभी? अभी आजकल सुनने में आता है। तो वो सारा उपयुक्त वातावरण, सिर्फ एकमात्र वेतन नहीं, वेतन भी, उसके अलावा उनके लिए उपयुक्त वातावरण भी, उसके अलावा उनके परिवार की भी देखरेख की गारंटी हो, उनके लिए उपयुक्त वातावरण और उनको सुरक्षित रहने का भी उनको विश्वास दिलाया जाए।
सरकार इस दिशा में कार्य करती है और सरकार को इसी दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, इंद्र सेन जी, वो कह रहे हैं 2017 के बाद 18,000 नए उद्योग लगे हैं, 65 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। कोरोना के समय पे जिस तरह से राशन वितरण किया गया वो भी याद दिला दिया गया, और साथ ही साथ आप लोगों के सामने एक आंकड़ा भी रख दिया गया। क्या कहेंगे सर इस पर? आप लोगों को ये भी कहा गया कि रजाई तानकर आप लोग सो रहे थे कोरोना के टाइम पर, मजदूरों को कितना संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उस वक्त काम भी नहीं था और सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा था। कहिए सर, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं मजदूर दिवस पे सारे प्रदेश और पूरे देश के मजदूर हैं तो मैं बधाई देता हूँ। और अभी मित्र साथी जो वर्णन कर रहे थे 2017 के पहले ये मजदूरों के विषय में, मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। अभी कुछ दिन पहले ये नोएडा की जो घटना हुई, नोएडा का आपने अभी चर्चा भी आपके उस पे दिखा, तो उसमें सारे और दूसरी चीज उन मजदूरों के पलायन का कारण क्या रहा है। जब उस पर प्रश्न आया तो को गोल गोल घुमा के इन्होंने किनारे कर दिया, तो कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज, अभी तक इसके कुछ दिन पहले जो गैस की समस्या आई, उसमें मजदूरों की जो डेली कमाते थे और उन पैसे से अपना चूल्हा जलाते थे, तो चूल्हे की आग बुझ गई, बेचारे अपने घर से पलायन कर गए, उसका कोई जवाब उनके पास। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उन किसानों ने, जो अभी बात कर रहे हैं मजदूर किसान, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, किसानों ने जो अपने घर का खाना पीना जो बनाती महिलाएं जाकर लाइन में लग के दस्त खा के गिर गए और उनको खाद की लाइन में लगना पड़ा, फिर भी खाद नहीं मिल पा रही। उन खाद की बोरियों में तेली मारने का काम इस सरकार ने किया, जिसमें 50 किलो आता था 45 किया, 45 से 40 किया। ये सारे जवाब कौन देगा? ये 2017 की बात करते हैं, 17 की पहले की बात करते हैं। ये प्रश्न है मेरा कि उसका जवाब आप कागजी कोरम पे इस तरह से वर्णन करके न चर्चा करें, उसका जवाब आपसे जनता मांगती है और उसका जवाब देने के लिए 2027 में वो तैयार बैठी है। सारे प्रश्नों का हिसाब लोगी आपसे। आज मजदूर दिवस है, उस मजदूर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर कभी आपने चर्चा किया? उन्हीं मजदूर के हित की बात की जाए। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद विजय शक्ति खबर मुख्यमंत्री थे, जिनके खाते में लोहिया आवास के नाम पे कितना आता आपको संज्ञान होगा, 3,25,000 समथिंग ये आता। ठीक है सर, आपने उसको काट के 1 लाख कुछ कर दिया, उसमें क्या हो जाएगा पाल जी? तो इनके जवाब ये खुद ही ने तो बेहतर मैं समझूंगा। आज मजदूर दिवस है, उसका जवाब ओके, लौट रही हूँ। थोड़ा सा ऑडियो चेक कीजिए सर का, कुछ ब्रेक होके आ रही है आवाज उनकी। ठीक है शैलेंद्र जी, तब तक मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये बार बार बातें कही जा रही हैं कि 1947 से 2017 दशक को राज किया आप लोगों ने, कभी सपा ने, आपने, बीजेपी ने भी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको अगर आप 9 साल से तोल रहे हैं और उसमें आप लोग जो हो रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं? वो दावा कर रहे हैं 65 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जा रही हैं, और अभी सर जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि अगर किसी को काम आता है और उसको शहर से बाहर काम मिल रहा है तो उसको पलायन नहीं करेंगे। काम तो मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा, रोजगार के लिए लोग दूर दराज जाते हैं। अब हर गाँव में, हर शहर में जाके उद्योग तो लगाए नहीं जा सकते। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हमारे कर्मठ और संघर्षशील जो मजदूर वर्ग है, हाँ जी, उनको आज बधाई देता हूँ। उनके बदौलत हमारे देश और प्रदेश की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की संस्थाएं हैं, लगभग सभी में मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिक के रूप में मैं उनको आज प्रणाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। साथ ही 1947 से लेकर और 2026 की जो चर्चा हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने किया है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब देश अंग्रेजों की गुलामी से जब आजादी की तरफ संघर्ष करके आजादी मिली, वो देश के तमाम सभी मैं महापुरुषों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ। 1950 में जब हमारा देश संविधान लागू हो गया, तब ही उसी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राशन वितरण की व्यवस्था को। रुकिए सर, ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है सर, रुकिए मैं लौट रही हूं। आवाज समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज चेक कर लीजिए। कुछ दिक्कत आ रही है, ऑडियो बैक आ रहा है मेरे पास। नहीं बहुत डिस्टर्बेंस है। लौट रही हूँ, आप लोगों की तरफ मैं लौट रही हूँ।
तो देखिए लगातार जो है आज श्रमिक दिवस है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पर संबोधित कर रहे थे। जी शैलेंद्र जी, अब ठीक आ रही है आपकी आवाज, कहिए। 1950 में कांग्रेस पार्टी ने इस व्यवस्था को लागू किया। 1965 में एफसीआई व खाद्य रसद विभाग बनाया गया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया, इस सरकार ने बनाया। 2013 में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 की सरकार थी, तब एएनएफएस से कानून लाया गया 2013 में। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की मंशा स्पष्ट थी, तो कांग्रेस ने इस व्यवस्था को लागू किया। तभी उसी दौर में राशन वितरण की जो व्यवस्था है, देश व्यापी संस्थागत और कानूनी रूप से कांग्रेस सरकार ने ही इसको दिया। ये आप जग जाहिर है। अब आ जाते हैं कि जिस व्हाट इज रॉन्ग विद द ऑडियो, किसके पास से प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज। ठीक है इंद्र सिंह जी, मैं आपको ऑडियो पे कनेक्ट करा रही हूँ, कॉल पे कनेक्ट करा रही हूँ। आपके ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है सर? इंद्र सिंह जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपको दोबारा कनेक्ट करवाएंगे सर। आपके डिवाइस से कुछ दिक्कत आ रहा है सर। ठीक है शैलेंद्र जी, प्लीज कंटिन्यू। किसी एक जनपद का डाटा उठा ले और उसकी सीबीआई जांच हो जाए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, शायद कुछ आज टेक्निकल सीबीसीआईडी जांच हो जाए। हाँ जी कहिए। कोटेदार जो होते हैं, मैंने इस संदर्भ में सौभाग्य से मुझे अवसर मिला है कि मैं जिले में जो है जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय को इसी संदर्भ में तहसील का घेराव करके और जिलाधिकारी का घेराव करके मैंने ज्ञापन दिया था कि हर गांव में 5 किलो राशन में प्रति व्यक्ति लगभग आधा केजी 1 केजी की कटौती लगातार हो रही है, कई वर्षों से हो रही है। अगर पूरे जिले का डाटा निकालेंगे तो कई टन का होगा। ये बड़े पैमाने पे नहीं है ना शैलेंद्र जी, इस तरह की समस्या आज की है क्या? बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं, लेकिन ये आज की समस्याएं नहीं है। हर सरकार के समय पर जिनकी भी सरकारें रही हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। मैं आपसे मूल सवाल ये पूछ रही हूँ, जो दावे किए जा रहे हैं, दावों क्यों झूठ बोल रहे हैं? स्वीकार करें ना कि मेरी सरकार में भी भ्रष्टाचार है और इनके उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय का मेरे पास कभी कहेंगी तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जो मैंने उनसे वार्ता किया था। अपना मैंने उनको पक्ष रखा था, ज्ञापन दिया था, उन्होंने स्वीकार किया था कि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर चल रहा है। भेज दीजिए प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी, आपके शासनकाल में आप जो कर्मचारी हैं वो अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल भेजिए। और अभी तक तो आपको कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए थी ऐसे लोगों की, आप दबा के रिकॉर्डिंग क्यों बैठे हुए हैं? लिखित में किया है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है वाया डीएम के माध्यम से और राष्ट्रपति महोदय को। उन्होंने कहा कि अगर मैं सारे लोगों को जांच में लगा दूंगा तो मैं एसआईआर और तमाम जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है आपको थाने में भी कंप्लेंट दे देनी चाहिए थी। बिल्कुल मैं लगातार, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसी को राशन मिलता है, वो व्यक्ति। मैं क्या पूछ, आपने किसी थाने में कंप्लेंट की इस ऑडियो के साथ? बिल्कुल मैं तो जिलाधिकारी महोदय को कहा हूँ, पूरी फाइल बना करके। थाने की बात करें, आप जिलाधिकारी बता रहे हैं। ये तो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है ना कि कमेटी गठित करके जांच बैठाए। आप इतनी प्रमुखता से इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं, तो आपने किसी थाने में जाकर, एक पुलिस स्टेशन में जाकर आपने कंप्लेंट किया कि नहीं? वहाँ के संबंधित इंस्पेक्टर को, कप्तान महोदय को अवगत कराया है, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। राइटिंग में दिया? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उप जिलाधिकारी राइटिंग में दिया आपने? राइटिंग में दिया कंप्लेंट? बिल्कुल लिखित में प्रमाण है। मैं जो मैंने उनको दस्तावेज दिया वो लिखित में है, उसके दस्तावेज में मेरे पास है। ठीक, लेकिन अभी तक लगभग 6 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब दीजिए इन बातों का सर। राइटिंग में दे दिया, कौन सी जगह पर दिया है, कौन से थाने में दिया है, वहाँ के थाना प्रभारी कौन है, सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। पता कीजिए जरा। के तहसील बेलथरा रोड के उप जिलाधिकारी श्री शरद चौधरी जी को मैंने ज्ञापन के माध्यम से सारे तथ्यों से अवगत कराया है। जनपद बलिया के आ गई आपकी बात शैलेंद्र जी, डिटेल में आ गई आपकी बात। अब उनकी जवाब ले लीजिए। पैमाने पे भ्रष्टाचार लगातार किए जा रहे हैं और राशन में कटौती की जा रही है। ओके, और साथ ही साथ जी प्लीज आंसर दिस संदर्भ में एक पूरे जिले में बहुत बड़ा। अरे अभी आप चिट्ठी लिखे देंगे यहीं पे तो कैसे चलेगा शैलेंद्र जी, रुकना पड़ेगा ना। कहिए प्रमोद जी, जवाब दीजिए। अच्छी बात है शैलेंद्र जी, एक जागरूक नागरिक का दायित्व क्या होता है समाज में वो निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए उनको बधाई, उनको साधुवाद। ये तो राजनीतिक स्तर से अलग हट करके करने वाली बात है और मुझे लगता है कि अगर इनकी बात में लेश मात्र भी सच्चाई है तो ये सहयोग ही है सरकार का। बिल्कुल मैंने अगर जिलाधिकारी महोदय का तथ्यात्मक नाम बताया। सर
मैंने कहा कि अगर लेश मात्र भी सच्चाई है तो ये सहयोग रूप में देखना चाहिए। इसको मैं आलोचना नहीं मानता हूं। चीजें होंगी तभी तो इंप्रूव होगा। अब मैं आता हूं जरा 1950 की इन्होंने बात की, एफसीआई के गठन की। भाई साहब, आपने ही शायद एफसीआई सिंदरी भी लगाया था और आपने ही शायद एफसीआई प्लांट गोरखपुर में भी स्थापना की थी। और आपके सहयोगी दल जिनके साथ आपकी गलबहियां चल रही है यूपी के 2 लड़कों वाली, वो फैक्ट्री कैसे बंद हो गई थी गोरखपुर में और उसको किसने चलाया? वो खाद की फैक्ट्री थी। जरा उसको भी रिकॉर्ड पे ले आइएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, हमने नहीं कहा 47 से, और हम आपसे वो श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं। हर सरकार ने कोई ना कोई काम किया होगा। लेकिन एक बात बताइए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी जी ने, आप ही के तो थे नेता और प्रधानमंत्री हमारे भी थे, क्या कहा था? 1 रुपए भेजता हूं दिल्ली से, घिसते 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 10 रुपए हो जाता है। अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि वो आवास योजना में 3 लाख रुपए देते हैं। 3 लाख क्या 30,000 नहीं पहुंचता था जी। तकलीफ तो वही है कि 3 लाख देते थे, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अब डीबीटी में 100% पैसा मिलता है। तकलीफ ये है, तकलीफ ये नहीं है। और जहां तक बात आपने कहा कि जनता बताएगी, तो 2022 में भी जनता ने बताया था और 2024 में भी बताया था, 2027 में भी बताएगी, 2014 में भी बताया था, 2019 में भी बताया था। जनता ही तो बार बार बता रही है कि आप थे कहां, आप हैं कहां। तो वो रहने दीजिए। लेकिन जहां तक बात है, भाई साहब कह रहे थे ओडीओपी क्या है। अभी पारुल जी ने कहा कि हर जिले में तो नहीं लगेगा, लेकिन ओडीओपी भी तो लोगों के स्वावलंबन की दिशा में की जाने वाली योजना है। आपको उसका स्वागत करना चाहिए। कमियां अगर उसमें है तो उसको सुधार करने के लिए सुझाव भी देना चाहिए। लेकिन अच्छी योजनाओं के लिए मुखर होकर के आपको सहयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अगर कोई एक जागरूक नागरिक के रूप में अपना एक नागरिक कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन पवन खेड़ा मत बनिए। पवन खेड़ा मत बनिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर कहिए कि नहीं जी हमसे तो गलती हो गई थी, लेकिन हमें अग्रिम जमानत दी जाए। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना आपके दल में, ये बहुत भयानक है, भयंकर है और देश हित में भी नहीं है। और प्रदेश हित में तो खैर आप 2 ही हैं, अभी तो आपका भविष्य ही नहीं निर्धारित है, तो वो क्या करेंगे उस विषय पे, तो वो देखा जाएगा। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा शैलेंद्र जी। एक बारी मैं इंद्र जी के पास भी चले जाऊंगी, कहिए। अभी आवास का जिक्र इन्होंने किया। मेरे जनपद बलिया के विधानसभा बेलथौर के ग्राम सभा हल्दीरामपुर, जो सीयर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है, उसमें अभी आग लगी थी, जिसमें तमाम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लोग भी गए थे। लगभग 100 घर जल के राख हो गए। इसका मतलब उस गांव में आवास की संख्या क्या मिली थी? सारे झोपड़ी जल गई। इसका मतलब कोई आवास नहीं बना था वहां। ये तो साबित हो गया ना। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन पहले की घटना है। छपिया में ग्राम सभा हल्दीरामपुर का एक मौजा है, उसमें सारे घर जो झोपड़ी के थे जल के राख हो गए। इसका मतलब एक भी पक्का आवास नहीं बना हुआ था। इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। एक भी पक्का आवास नहीं बना हुआ था। और उन्हीं के सरकार के एक लाइन में जवाब दीजिए प्रमोद जी। एक लाइन में जवाब देता हूं। प्लीज समय बहुत लिमिटेड है, इंद्र जी को बारी नहीं मिल पाई। सरकार की शैलेंद्र जी प्लीज कोऑपरेट सर। 15 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। एक लाइन में सर। ऐसा पारुल जी आपने कब सुना है कि कहीं पर ऐसी दुर्घटना हुई हो और पूरा का पूरा कैबिनेट पहुंच गया? ये है संवेदनशीलता। दूसरा, बलरामपुर में 2 साल पहले प्रमोद जी अभी एक शब्द कह रहे थे पारुल जी। इंद्र जी बोल ही नहीं पाए ना, पूरी डिबेट हो गई, उनको बोलने दीजिए। प्रमोद जी अभी एक शब्द बहुत बढ़िया कह रहे थे, 2 लड़कों की गलबहियां। पहली बात, इनकी पार्टी में इसी तरह की भाषा का यूज होता है। जब दूसरे दल का कुछ इस तरह की बात आता तो इनको बहुत तेज लगता, तीखी मिर्ची। तो ये पहले अपने वाणी को सुधार लें। इस तरह के शब्द 2 लड़कों की गलबहिया अभी उनको, उन नेताओं को आप समझ नहीं पाए हो वो किस कैडर के नेता हैं। वही है ना जो माफिया को। 1 मिनट सुनिए, पहले आप सुनना सीखिए। गलबहिया क्या इसमें क्या गलबहिया क्या, आप बोलना सीखिए। डिबेट में बैठे हैं तो इस तरह नहीं 2 लड़कों को गलबहिया कह देंगे शास्त्री जी। और दूसरी चीज, आप कह रहे हो कितने पहुंचता था? आप 3,25,000 मैंने बताया कि कितना पहुंचता था। समय इतनी इजाजत दे रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी बाध्यता है। तो आज मजदूर दिवस और मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने
बीमा की सौगात मजदूरों को दी। देखिए, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब आकस्मिक बहुत दुखद खबरें आती हैं और ऐसी समय पर उनके परिवार वालों को बीमा मिलता है। अगर उनको कुछ चोटें आती हैं, किसी तरह का कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो वो बीमा उनकी इलाज के भी काम आता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस बीमा में कवर होंगी। और इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड से लेकर राशन वितरण योजना, कई सारी चीज़ें हैं जिससे श्रमिकों को फायदा मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो पुराने समय पर पुरानी सरकारों का भी जिक्र करते हैं और वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी वहीं पर आंकड़े भी जारी हो जाते हैं, कितनी नौकरियां दी गई, कितने रोजगार अब तक मिल चुके हैं, कितने उद्योग लग चुके हैं। लेकिन बावजूद इस पर राजनीति हो रही है। सवाल है कि पूर्वांचल की 149 सीटें हैं जिसको लेकर ये पूरी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि आने वाले समय पर चुनाव है और मजदूर वर्ग बड़ी तादाद में वोट करता है और इनका वोटिंग करना और किसी को अगर ये वोटर सध जाते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा और ऐसा दोनों ही दल चाहते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। मतलब कितना माइलेज किसे मिलता है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।